आओ तो अपन आज देखेंगे नवंबर 2024 का अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। ये लास्ट सेगमेंट है अपने नवंबर के अंदर। पहले इकोनॉमिक देखा, फिर अपन ने एक फाइल के अंदर नेशनल देखा, अब अंतर्राष्ट्रीय देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पीएम मोदी यूएस विजिट, प्रधानमंत्री मोदी की यूएस विजिट इसके अंदर अपन कवर करते हैं। कब हुई? 21 से 23 सितंबर हुई। किस उपलक्ष्य में हुई? कि क्वाड का 6वां सम्मेलन था ये, है ना। ऐसा मत कर देना क्वाड में 6 देश हैं। क्वाड का तो भाई ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के 4 कोने होते हैं, तो इसके अंदर तो 4 ही देश हैं सर। कौन कौन से हैं सर? जैसे अपन ने देखा इंडिया है, यूएसए है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया, देखा ही अपन ने। तो इसका 6वां सम्मेलन था, सिक्स मीट ऑफ क्वाड, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या था, 79 थी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जनरल असेंबली की समिट थी। तो एक पंथ दो काज हो गए, अपन चल रहे हैं यूएसए, तो दोनों ही काम कर आएंगे। तो ऐसे करके ये अपना ये अपन देख रहे हैं क्वाड और यूएनओ जनरल असेंबली, ठीक है ना। सबसे बड़ी संस्थान है यूएनओ की जनरल असेंबली ऐसे। तो सबसे पहले अपन क्वाड के बारे में देख लेते हैं। क्वाड की ये 6ठी मीट थी, ठीक है। लेकिन ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वेन्यू सबसे इंपॉर्टेंट है। वेन्यू क्या है? पढ़ो, क्या है? विल्मिंगटन, है ना। विल्मिंगटन, दिलावेरे, ठीक है। दिलावेरे तो यूएसए के अंदर एक अपन जैसे देखते हैं डिस्ट्रिक्ट का नाम हो गया दिलावेरे, और उसके अंदर है विल्मिंगटन। जैसे जयपुर, जयपुर के अंदर सांगानेर, ये ऐसे, है ना। अटलांटिक तट पे है। जैसे अपन यूएसए देखते हैं तो ये इधर ये अपने ब्रिटेन है, यूके, तो ये जो है ना ये अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक तट पे है ना। तो ये वाला समुद्र ज़्यादा है अमेरिका का, तो अटलांटिक तट पे है दिलावेरे, वहाँ पे है विल्मिंगटन। अब इसे देखो याद कैसे रहेंगे आपने कि विल्मिंगटन है, विल है ना, विल और मिल, वो मिलोगे क्या, ठीक है ना, और दिलावेरे, ठीक है। ये तो दिलवर क्या मिलेगा क्या, ये से विल्मिंगटन, ये दिलावेरे, ठीक है। और क्वाड है, तो क्वाड अपन जैसे देखते हैं ये क्वाड, ये चतुर्भुज अपन ने बना दिया ऐसे चतुर्भुज क्वाड। भाई क्वाड मतलब क्वाड्रिलेटरल 4 देश हैं, तो ये पार्क हो गया, और ये विल्मिंगटन, विल मिलोगे क्या, कौन, दिलवर, ये दिलावेरे, खत्म। जैसे याद हो गया अपने को क्वाड, क्योंकि क्या नहीं तो ये मिक्स होने लग जाएंगी अभी धीरे धीरे बढ़ेंगी तो, ठीक है। फिर जो और से इंपॉर्टेंट जो है, ये पहले वेन्यू शिफ्टेड फ्रॉम इंडिया टू यूएसए होने वाला था ये भारत के अंदर, क्योंकि क्वाड सदस्य है भारत, लेकिन भारत में नहीं हुआ, यूएसए की रिक्वेस्ट पे, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव का प्रचार चल रहा था। तो इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए और व्यवस्था की दृष्टि से देखते हुए ये वहाँ पे शिफ्ट किया गया, ठीक है ना। प्रेसिडेंट इलेक्शन के प्रचार चल रहे थे उस समय, क्यों, प्राइमरीज होते हैं, प्राइमरी इलेक्शन होते हैं, उनके कारण से, ठीक है। तो ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है। कहाँ? दिलावेरे क्वाड। फिर थीम क्या थी? समिट ऑफ द फ्यूचर। मेंबर इसके कौन से हैं? देखो, इंडो पैसिफिक रीजन इसके मेंबर है। इंडो पैसिफिक से क्या मतलब है? जो इंडियन ओशियन जो है, इसके रिम पे, इसके किनारे जो देश आते हैं उनको इंडो देश बोलते हैं, और पैसिफिक ओशियन वाले तो पैसिफिक है ही, है ना। तो जैसे अपन देखते हैं अभी देखो अपन ने पढ़ा था, अभी अटलांटिक पढ़ा था ये, और यहाँ पे आ गया पैसिफिक, तो कंफ्यूज मत हो इसके अंदर, क्यों, क्या है। जैसे मैं बता रहा था, जैसे अपन यूएसए नॉर्दर्न अमेरिका देखते हैं, तो नॉर्दर्न अमेरिका इधर ये यूके है, नॉर्दर्न अमेरिका का ये जो किनारा है ये तो भाई अटलांटिक तट बोलेंगे, पूर्वी जो किनारा, और इसका जो पश्चिमी किनारा है इधर अपने कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस जो अपन देखते हैं, तो इधर ये पैसिफिक ओशियन है, इधर ये अपने जापान, रसिया आ गया, है कि नहीं। तो इधर अपन जैसे देखते हैं ये फिलीपींस, इधर इंडोनेशिया सारा चालू हो गया। तो ये तो हो गया अमेरिका का अपन, जैसे देखें नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, तो ईस्टर्न किनारा तो अटलांटिक कोस्ट है, वेस्टर्न किनारा पैसिफिक कोस्ट है, इधर इंडियन ओशन आ गया। तो इसमें आप लिखा हुआ इंडो पैसिफिक रीजन का है क्वाड। वो कैसे भाई? पैसिफिक का तो हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। और फिर अपन जैसे देखते हैं इधर अमेरिका हो गया, ये तो हो गया पैसिफिक। और फिर इधर आता है इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन की रिम पे अपने इंडिया, तो इसलिए ये हो गया इंडो पैसिफिक रीजन का ये इंस्टीट्यूशन है क्वाड। और जो समिट जहाँ ये हुई दिलावेरे, वो है अटलांटिक तट के ऊपर। तो ऐसे ही दोनों ध्यान रखना अपने को, यूँ नहीं छोड़ देना है कि दिलावेरे हो गया पैसिफिक तट पे, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, समझ गए। फिर कंसर्न्स, क्या कंसर्न थे? साउथ चाइना सी में जो एग्रेशन हो रहा है चाइना का, और नॉर्दर्न कोरिया का जो बढ़ता हुआ आक्रामक रवैया है वो। कैंसर क्या है? यहाँ पे अपन ने बोला गया कैंसर मूनसूट प्रोग्राम टू चेक कैंसर स्प्रेड इन द रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, है ना। क्वाड ने पहल करी कि जो कैंसर के मरीज यहाँ बढ़ रहे हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए कैंसर मून शॉट प्रोग्राम चालू किया गया। रीजन मतलब कोई कंट्री स्पेसिफिक में नहीं, इंडो पैसिफिक रीजन में, ये क्वाड देशों के मध्य। फिर है मैत्री, ठीक है, ये भारत का इनिशिएटिव मैत्री। क्या? मैरी टाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक, कि जैसे ये अपन जो नेवल एक्सरसाइज बोलते हैं इसके तहत ये होंगी, और ट्रेनिंग इसमें कर दो नेवल एक्सरसाइज, नेवल नौसैनिक अभ्यास, ठीक है। ये मैत्री, तो मैत्री हाल ही में मैत्री सहयोग, मैत्री नामक तथ्य के माध्यम से सहयोग की चर्चा की गई,
किस संगठन के संदर्भ में, तो मैत्री का संबंध है किस संगठन से, नाटो से, ईयू से, सार्क से, आसियान से या क्वाड से, तो किससे है, क्वाड से, ठीक है, मैत्री। तो अब ये याद कैसे रहेगा, आप याद करो, अभी अपन देख रहे थे कि सर क्या मिलोगे क्या, विल मीट, दिलबर, दिलावेरे, है ना, और मित्र है तभी तो मिल रहे हैं, नहीं तो दुश्मन थोड़ी मिलते हैं कभी ऐसे। तो मित्र से मैत्री आएगा, दिलावेरे, विल्मिंगटन आ रहा है ना, सब हवा उधर ही बह रही है ऐसे, तो ऐसे ध्यान रखनी है हमने को। फिर यूएस रिलेटेड इश्यूज इसके अंदर कुछ थे, मतलब जो इंडिया ने जिनमें रुचि दिखाई, एक तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री अपन देख ही रहे, इकोनॉमिक में पढ़ाई था, अभी तक भारत में 5 प्लांट लगे हैं, जिसमें से 4 कहाँ है कृष्णा, अहमदाबाद में, और सिर्फ एक दूर है, वो कौन सा कृष्णा, कहाँ दूर है, असम में, कौन सा गांव, मेरा गांव, मोरी गांव, ठीक है, मैया मोरी गांव। फिर है बायो ई पॉलिसी, E3 पॉलिसी पढ़ेंगे अपन, अक्टूबर वाले दर्पण में आएगा। एनआरआईज को राष्ट्रदूत बोला, ठीक है, क्योंकि देश का प्रचार करते हैं, और 297 एंटीक्विटीज को भारत लाने की बात है, जो चोरी करके अमेरिका भेज दी गई थी। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा नाम है वो कौन है, अपने जयपुर से रिलेटेड है, कौन है, नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना इसका नाम, वामन नारायण घिया, ठीक है, इनको अरेस्ट भी किया है कई बार, और ये जयपुर से बिलोंग करते हैं, और बहुत बड़े तस्करों में इनका नाम आता है, मतलब ये एंटीक्विटीज का तस्कर जो होते हैं उन, वामन नारायण घिया जयपुर से बिलोंग करते हैं, अपने लालकोटी घर है विधानसभा के पास में। और अमेरिका में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की बात है, दूतावास नहीं, वाणिज्य दूतावास, जो सिर्फ आर्थिक की बात करेंगे। ये एक तो लॉस एंजलिस में और एक बोस्टन के अंदर है। लॉस एंजलिस देखते हैं, ये पैसिफिक कोस्ट पे है, बोस्टन देखते हैं अपने MIT मैसाचुसेट्स की राजधानी है, और ये अटलांटिक कोस्ट पे है ऐसे। अब जैसे कभी भी देखो ये मीट ऐसे आए ना, तो अपन क्या समझते हैं कि चलो ये फैक्ट रख लिया, कहाँ हुई क्या हुई, इसको ब्लैक एंड व्हाइट में देख लो, नो, ये जैसे भी कोई भी नाम आ जाए तो हमेशा अपन को मैप के अंदर खोल के देखना ये जगह है कहाँ, क्योंकि आजकल क्वेश्चन देखो ऐसे नहीं आते हैं। आजकल अब उठाएगा तो वो दिलावेरे को, लेकिन वो दिलावेरे से संबंधित ये नहीं पूछेंगे क्या समिट हुई, ये कौन से समुद्र तट पे है, हाल ही में चर्चा में क्यों रहा, ऐसे। तो उसमें देखो भी पॉलिटिक करंट जोड़ दिया, उधर उसने घुसा के उसके अंदर ज्योग्राफी डाल दी, ऐसे कौन से तट पे है, यूँ। तो मैप जरूर देखा करो, करंट पढ़ो उस समय, एटलस बिल्कुल सामने खुली रहनी चाहिए अपने, बंद नहीं होनी चाहिए। ये नहीं अपन उसको बार बार बंद कर देते हैं तो फिर वो जोर आता है खोलने में, खुली रहनी चाहिए बिल्कुल, और उधर फिर पढ़ते रहो, ठीक है। 2 दूतावास हो गए। फिर यूएनओ जनरल असेंबली का सेशन भी हुआ 79th। तो सबसे पहले तो इसमें अपन देख लेते हैं कि जो सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है कि ये जो 79th मीट हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे, यूएनओ के जो मीट हुई उसके, समिट की बोल रहा हूँ, जो होना, तो यूएनओ के अध्यक्ष नहीं, वो तो अलग है। अभी सिर्फ अपन बात कर रहे हैं इस मीट के। क्या लिखा हुआ है, फेल मेन कुंजीयान, है ना, आप तो इस क्लू में याद रखो आगे, फेल हो गया मैन, है ना, एग्जाम में, क्यों, क्योंकि उसने कुंजी से सहायता ली थी, ठीक है, तो फेल मेन कुंजीयान, ठीक है ना। तो कुंजीयान को आप कुंजीयार कर दो, और कैमरे के अंदर आया, वो कुंजी से टीप रहा था, तो फेल मेन कुंजीयान। कैमरा क्या है, ये कैमरून के रहने वाले हैं, ठीक है, और ये नीचे लिखा हुआ था, हाँ, ये तो कैमरून के सबसे लंबे कार्यकाल के प्रधानमंत्री रहे हैं, 10 साल तक, ठीक है। तो वैसे अपन कुंजी याद रख लो, कुंजी से टीप रहा था उस समय में, कुंजी से एक तो टीपा, तो पहले तो वो मेन फेल हो गया, फेल मेन, कुंजी से टीप रहा था और वो कैमरे में और आ गया, कैमरे से आ जाएगा कैमरून। ये कैमरा क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि धीरे धीरे देखो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखा तो भारत की तुलना हुई युगांडा से, समझ रहे हो, अपन ने वो अभी मलावी तंजानिया पढ़ा था, तो वो है तंजानिया, ठीक है। और अब अपन जब पढ़ रहे हैं क्या कि क्वाड में, सॉरी, यूएनओ का जो हुआ तो उसमें 79 हुआ, तो वो कौन से देश का नागरिक है, तो किसका है, वो कैमरे में कैद हुआ, यूएनओ के अंदर बैठ के चीटिंग कर रहा था जनरल असेंबली में, तो कौन, कैमरून, समझ गए, फेलमैन कुंजीयान। यहाँ पे भारत की तरफ से नारा दिया गया क्या, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, एक सूर्य, एक विश्व और एक ग्रिड। भाई ये तो अपन जैसे बात करते हैं ऊर्जा की बात है, पूरे विश्व में एक ग्रिड, सूर्य से ऊर्जा मिली और एक ग्रिड बन गया, तो एक सूर्य, एक पृथ्वी, एक ग्रिड, और ये एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड, यहाँ एक पृथ्वी, एक परिवार। तो कहने मतलब जो वसुदेव कुटुंबकम वाली बात है, उसी को अपन ने आगे बढ़ाया। भाई ऊपर वाली लाइन तो वसुदेव कुटुंबकम है, अब ये भारत का जो नया इंडियन सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, ये उसकी देन है, क्या, एक सूर्य, एक विश्व और एक ग्रिड, समझ गए। तो ये दोनों भारत की, भाई आज तक तो अपन ये तो बोलते थे वसुदेव कुटुंबकम हर जगह ही,
ये नया कॉन्सेप्ट है वसुधैव कुटुंब, आगे 21वीं सदी का वसुधैव कुटुंब। क्या, एक सूर्य, एक विश्व और एक ग्रिड। सूरज एक है, उस सूरज का सभी देश फायदा उठाएंगे, बिजली उत्पादन करेंगे, और जो बिजली का उत्पादन हुआ उसको अपन ग्रिड से जोड़ेंगे। समझ गए? अब अपन देखते हैं थोड़ा सा यूएनओ के बारे में देख लेते हैं, जब चर्चा में आएगा। तो वर्तमान में इसके 193 देश हैं सदस्य। जो 193 सबसे लास्ट देश है वो साउदर्न सूडान है, जो 2011 के अंदर जुड़ा। सूडान के दो टुकड़े हुए, नॉर्दर्न एंड साउदर्न सूडान। साउदर्न सूडान जुबा राजधानी है, लिख लो इसमें जुबा, 2011 के अंदर जुड़ा। इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर है। इंडिया 30 अक्टूबर 1945 से इसका सदस्य और फाउंडिंग मेंबर है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया ने कब ज्वाइन किया यूएनओ, तो फाउंडिंग मतलब जब स्थापना हुई थी यूएनओ की, उसी समय से भारत जो है इसका सदस्य है। ठीक है, ऐसे स्थापना वैसे 24 अक्टूबर की है, लेकिन 1945 में जो सभी, भाई इसमें लिख लो स्थापना है ना, यूएनओ की स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर है, 24 अक्टूबर 1945। ठीक है ना, तो सर उस दिन तो नहीं था, लेकिन 6 दिन बाद था। तो फाउंडिंग मेंबर्स उनको बोला जाता है जो 1945 में जुड़ गए थे यूएनओ से। ऐसे नहीं कि 24 अक्टूबर को जुड़े, ऐसे। ठीक है, फाउंडिंग मेंबर्स में से एक, और ये टोटल 51 थे फाउंडिंग मेंबर्स जिन्होंने 1945 में यूएन चार्टर के ऊपर साइन कर दिया था। ठीक है, और आज की तारीख में तो अपन देखते हैं टोटल 193 है। ऐसे ध्यान रखना, ये भारत का क्वेश्चन बहुत आता है कि यूएनओ के संदर्भ में निम्न क्वेश्चन सही है या गलत है। तो वर्तमान में 193 है, सबसे लेटेस्ट साउदर्न सूडान है 2011 में, और भारत ने इसको ज्वाइन किया 1950 में। तो गलत हो गया ना तीसरा, 1950 में नहीं किया। कब? वो तो संस्थापक सदस्य है भैया भारत, तो जब से तुम हो तब से हम हैं। आज वर्तमान में इसमें 2 ऑब्जर्वर राष्ट्र हैं, वेटिकन सिटी और फिलिस्तीन, ये वही हमास। परमानेंट पी मेंबर्स इसके अंदर 5 हैं, यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, चाइना। ठीक है ना, ये ब्रिटेन फ्रांस हमेशा दुश्मन रहे हैं, दोनों एक साथ चलते हैं। यूएस से रशिया हमेशा दुश्मन रहे हैं, तो दोनों एक साथ चलते हैं। और इधर चाइना अमेरिका का दुश्मन है। मतलब ये क्या बैलेंस ऑफ पावर है एक तरह से। भाई शीत युद्ध हुआ, मतलब वर्ल्ड वार हुआ जैसे अपन देखते हैं, तो वर्ल्ड वार में एक तरफ तो था अमेरिका, एक तरफ था रशिया। तो तुम आए तो मैं भी आऊँगा, नहीं तो तेरे ऊपर कंट्रोल कौन रखेगा। वर्ल्ड वार में एक तरफ था ब्रिटेन, एक तरफ था फ्रांस, दोनों लड़ते थे, है ना, कभी दोस्ती नहीं रही। ये आ गया तो मैं भी आऊँगा, नज़र कौन रखेगा तुम्हारे ऊपर। और फिर एक गुटनिरपेक्ष मतलब न्यूट्रल देश के रूप में आना था इंडिया। इंडिया ने मना कर दिया, नेहरू जी बोले नहीं नहीं यार हमारे दूसरे भाई को दे दो, तो वो चाइना आ गया। ऐसे ये पी मेंबर्स है, परमानेंट मेंबर्स। ठीक है, तो ये बैलेंस ऑफ पावर के तहत अपन को याद रखना है क्या, यूएसए, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। नॉन परमानेंट मेंबर्स का टेन्योर इसमें 2 साल का होता है। ठीक है, 2 साल। इंडिया 8 बार आ चुका है इसके अंदर नॉन पी मेंबर के रूप में, और लेटेस्ट 2021-22 में आया था। ये 8 बार पूछा जाता है ना, यूएनओ के संदर्भ में जो भारत के हैं वो अपन को पता होनी चाहिए वो चीज़ें। ठीक है, तो भारत कब से है? 45 से। कितनी बार आ गया? 8 बार। किस सदस्य के रूप में? पी मेंबर की नहीं, नॉन पी, अस्थायी सदस्य। 5 प्रिंसिपल ऑर्गन्स एस्टेब्लिश बाय यूएन चार्टर, जो संस्थाएं इन्होंने बनाई। सबसे पहले जनरल असेंबली है, जिसका अपन अभी पढ़ रहे थे 79 सेशन। और कौन? वो फेल मेन कैमरे में जो आ गया था कुंजी जी ने। और यहाँ पे अपन देख रहे हैं महासचिव, सेक्रेटरी, यूएनओ का जो हेड है व्यक्ति, वो कौन है? एनाटोनिया गुटेरेस। ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं, 2017 से हैं, और टोटल सीक्वेंस में ये 90 महासचिव है यूएनओ के, और 2017 से चले आ रहे हैं। देख लो कितना, 7 साल तो हो ही गए ऐसे। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया, अब तो थोड़ा पुराना हो गया। यू एनाटोनिया गुटेरेस, तो है ना, ये गुटेरेस है ना, इसको गुट निरपेक्ष बना दो आप, तो गुट निरपेक्ष ऐसे। तो गुट निरपेक्ष पुर्तगाल याद रह जाएगा। ब्रिटेन फ्रांस सदस्य देख ही रहे हैं, ये नीचे आ गया ऐसे, क्योंकि यूएनओ का एक बेसिक जीके के अंदर क्वेश्चन आता है, इसलिए अपन देख रहे हैं। फिर अपन देखते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें आगे लिख लो 15, इसके 15 सदस्य होते हैं। जनरल असेंबली का तो हर देश सदस्य होता है, तो 193 सदस्य हैं, तो सारे जनरल असेंबली में सिक्योरिटी काउंसिल के 15 ही होते हैं। ठीक है, और इसमें कैसे 5 + 10 अभी अपन ने देखे ऊपर, परमानेंट मेंबर तो 5 हो गए, नॉन परमानेंट मेंबर 10 होते हैं। तो ऐसे करके टोटल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मेंबर्स होते हैं 15। तो ये जो 79 मीट थी, ये जनरल असेंबली की मीट थी, इसलिए तो भारत गया, नहीं तो भारत क्यों जाता? सिक्योरिटी काउंसिल की होती तो भारत नहीं जाता, क्योंकि अभी सदस्य ही नहीं है नॉन पी मेंबर। ऐसे है। ठीक है, और इस सिक्योरिटी काउंसिल को अपन क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं क्या, ये हर्ट है, इसको हर्ट ऑफ यूएनओ बोलते हैं सिक्योरिटी काउंसिल को। तो ये क्वेश्चन आता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की सर्वोच्च डिसीजन मेकिंग संस्था कौन सी है? हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ऑफ यूनाइटेड नेशंस कौन सी है? वो ये सिक्योरिटी काउंसिल है। किसी भी देश को जुड़ना है
तो ये अगर सिक्योरिटी काउंसिल किसी भी सदस्य ने मना कर दिया तो वो नहीं जुड़ सकता, वीटो पावर जिसको बोलते हैं। तो ये पांचों जो मेंबर्स हैं इनको वीटो पावर है, ये पी मेंबर्स को वीटो पावर। वीटो का मतलब किसी एक ने भी अगर मना कर दिया तो फिर वो मना ही है। तो आज तक जैसे रशिया हमेशा वीटो पावर यूज़ करता है अपनी चाइना के अगेंस्ट में, कोई भी लेके आता है अमेरिका चाइना के अगेंस्ट में प्रस्ताव तो उसको रूस वीटो कर देता है। और अमेरिका सबसे ज़्यादा यूज़ करता है अपना वीटो इसराइल के संबंध में। अभी जैसे फिलिस्तीन को लेके भी इसराइल के विरुद्ध में प्रस्ताव आया यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल में, लेकिन उसको अमेरिका वीटो कर देता है। हमेशा जो अभी तक वीटो पावर अमेरिका ने यूज़ करी है वो 98% इसराइल के फेवर में करी है। ठीक है, तो ये अपन ने यहाँ पे ये देख लिया थोड़ा सा। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, तो अपन जितने भी संगठन देखते हैं ना, ये संगठन करीबन 51 के लगभग हैं इस समय, 51 संगठन है ना। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं, अभी अपन थोड़ी देर बाद देखेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखेंगे। तो जैसे यूनेस्को, ठीक है, अब यूनेस्को में ये यूएन आ रहा है ना, यूएन की एजेंसी है, तो ये सब ये इससे गवर्न होता है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है ना, तो जितने भी जैसे यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, जितने भी अपन जैसे यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड प्रोग्राम अपन देखते हैं, यूएनडीपी देखते हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो सब किस से कंट्रोल होते हैं, वो यूएनओ की ये संस्था करती है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। फिर आता है अपने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग, नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और लास्ट में यूएन सेक्रेटेरिएट जो इसका प्रशासनिक पूरा देखता है सिस्टम कि कैसे मीटिंग वगैरह का आयोजन करना है, किसको कहाँ बुलाना, कौन कहाँ बैठेगा, जो पूरा इसको एक चालू रूप में जो रखता है ना। तो ये टोटल 5 हैं, हाथ में अपने 5 अंगुलियाँ होती हैं, ऐसे 5 हैं, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूएन सेक्रेटेरिएट। अब इसमें पहले आप लोग जैसे है ना ये 6 है ना, ये और पढ़ते थे अपन ट्रस्टीशिप काउंसिल, लेकिन ये सस्पेंड हो चुका है। क्यों? क्योंकि क्या था 19 देखो सस्पेंडेड इट्स ऑपरेशन ऑन 1 नवंबर 1994 अपॉन द इंडिपेंडेंस ऑफ पालू द लास्ट रिमेनिंग यूएन ट्रस्टी टेरिटरी। मतलब ये था कि ट्रस्टी क्या होता है, ट्रस्टी का मतलब सर जिसका कोई नहीं है तो उसके रखरखाव के लिए अपन ट्रस्ट बना देते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ देश ऐसे थे जो किसी के पास में नहीं थे, किसी का कंट्रोल नहीं था, तो यूएनओ ने उसको अपने पास में ले लिया था उन टेरिटरीज को। तो 1994 के अंदर ये लास्ट टेरिटरी पालू अपने साउदर्न पैसिफिक के अंदर वो आज़ाद हो गई, उसको यूएनओ ने सेट कर दिया, इधर उधर किसी देश को दे दिया, जैसे ब्रिटेन के पास में आया, तो फिर वो अब इस ट्रस्टीशिप काउंसिल का कोई काम ही नहीं रहा। तो ये वो ऑर्गन है छठा जो आज अस्तित्व में नहीं है। बिल्कुल ये उसी तरह ही है जैसे अपने मौलिक अधिकार 7 हुआ करते थे, कौन सा निकल गया मौलिक अधिकार, संपत्ति का निकल गया तो 6 रह गए, ये बिल्कुल वैसे ही है। तो अपने यहाँ पे 6 इंस्टीट्यूशन थे, मेन ऑर्गन थे यूएनओ के, 1 निकल गया, बाकी 5 रह गए। कौन सा निकला? ट्रस्टीशिप। क्यों? क्योंकि आपको टेरिटरी नहीं बची जिसको कोई ट्रस्टीशिप देने की जरूरत हो। हर टेरिटरी आज जो है किसी न किसी देश के पास हिस्सा है, ऐसे। ठीक है, ये हो गया। फिर अपन देखते हैं परमानेंट मेंबर तो है 5, लेकिन यूएनओ का जो काम होता है ये 6 भाषाओं में होता है। ठीक है, तो देखो याद कैसे रहेंगी, पहले परमानेंट मेंबर देखो, अपन ने देखा था अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, ये देखी थी अपन ने। तो देखो अमेरिका में बोली जाती है इंग्लिश, तो देखो इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज में आप देखो, मैं बताता हूँ, ये इंग्लिश आ गई, अमेरिका में बोली जाएगी ना। फ्रेंच है, ये फ्रांस में बोली जाएगी, है कि नहीं, स्पेन को छोड़ो अभी। रशिया है, रशियन है, रशिया में बोली जाएगी। चाइनीज़ है, चाइना में बोली जाएगी। तो मतलब इन 6 में से 4 भाषाएं तो उन सदस्य देशों की है, भाई परमानेंट मेंबर है तो हमारी तो भाषा वो आप कैसे छोड़ सकते हो। अब फिर 2 अलग और जोड़ी गई हैं, एक तो स्पेनिश फ्रांस के नीचे है, अपन देखते हैं जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, स्पेनिश भाषा आ गई है। ठीक है, स्पेनिश, और एक है अरेबिक, है ना, क्योंकि अरेबिक देश ज़्यादा है, ठीक है, कंपेरेटिवली, और जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ रहता है, तो इसलिए ये अरेबिक भाषा जोड़ी गई है, शासन नीति को प्रभावित करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है ये ओपेक देश है, ठीक है ना, खास तौर पर जैसे सऊदी अरब, यूएई, इराक, ईरान जो अपन जैसे देखते हैं, हालांकि चलो माना कि ईरान भी ओपेक में नहीं आते, लेकिन फिर भी ऑयल कंट्रीज हैं ये, तो इसलिए इनका शेष के अंदर रखा गया। हाँ, ओपेक की भी है, ठीक है ना, ऐसे करके इंडोनेशिया है जो ओपेक में नहीं है लेकिन ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री और इस्लामिक कंट्री ऐसे। ठीक है, तो ये कारण है कि यूएनओ का काम 6 भाषाओं में होता है। काम से क्या मतलब है कि जैसे वहाँ कोई लेटर छपा तो 6 भाषाओं के अंदर लेटर निकलेगा। अब आपको कौन सी भाषा की कॉपी चाहिए आप अपन ले सकते हैं उसके अंदर, ठीक है ना, ये है। तो भाषाएं बिल्कुल इससे देखो, अमेरिका, ब्रिटेन, हम तो काम चला लेंगे इंग्लिश से, इंग्लिश हो गई। रशिया की बिल्कुल अलग रहेगी, रशियन। फ्रांस की अलग रहेगी, फ्रेंच।
और चाइना की अलग होगी चाइनीज। तो देखो 1 2 3 4 तो यही होगी। स्पेन की अपन ने जोड़ी, यूरोप का इंपॉर्टेंट देश स्पेनिश हो गई और अरबिक यूं हो गई ऐसे। तो आप जैसे आप यूरोप के राष्ट्र देखोगे ना, देखो अपने आप आएंगे। तो मेन जो प्लेटो के ऊपर जैसे अपन आते हैं, ये है फ्रांस, पहले तो ऊपर जर्मनी है, ऊपर जर्मनी, जर्मनी इसके अंदर है नहीं। फिर अपन देखते हैं फ्रांस यूएनपी मेंबर के रूप में। फिर नीचे देखते हैं स्पेन, स्पेन देश नहीं जुड़ा हुआ लेकिन स्पेनिश भाषा तो है ना। फिर नीचे देखते हैं अपन पुर्तगाल। तो पुर्तगाल, पुर्तगाल कैसे जुड़ा हुआ बताओ मेरे को। जो इसके महासचिव हैं यूएनओ के, अभी पढ़ा था अपन गुटनिरपेक्ष गुटारेस, कहाँ के थे, वो पुर्तगाल के थे। तो ऐसे सीक्वेंस में आ गए ना तीनों देश। ऐसे कैसे न कैसे जुड़े हुए हैं यूएनओ से। स्पेन स्पेनिश भाषा से जुड़ा हुआ है, पुर्तगाल गुटारेस से जुड़ा हुआ है, ठीक है, 2017 से है, ऐसे करके ही है। तो हालांकि देखो इसके अंदर ये डायरेक्ट नहीं है कहीं भी, लेकिन ये टॉपिक ऐसा होता है यूएनओ का, इसके साथ अपन पढ़ लेते हैं ना तो लंबे समय तक याद रहता है अपने को, और पता चल जाएगा कि ये वहाँ यार यूएन जनरल असेंबली सेशन था, दिलावेरे गए थे तब देखा था अपन ने। तो दिलावेरे में तो क्वाड हुआ, और यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है वो अपने वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, ठीक है, ये है ना। तो ये यूएनओ वाला जैसे जो अपन देखा, इसके अंदर एक वो वर्ड जोड़ लेना बस अपने कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ये लिख लो अपने हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आए वैसे बोलोगे। हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनओ का हृदय सिक्योरिटी काउंसिल, सभी देश से किसके सदस्य होते हैं, जनरल असेंबली के होते हैं, ऐसे। कितनी भाषाओं में काम होता है, 6 भाषाओं में काम होता है। अस्थायी सदस्य कितने साल के लिए बनता है, 2 साल के लिए। इंडिया कितनी बार बन गया, 8 बार बन गया। तो 2 6 8 सारे ऐसे ध्यान रखो क्या क्या आता है। नेक्स्ट अपन न्यूज़ पढ़ते हैं, पीएम की विजिट हुई है ब्रुनेई और सिंगापुर के अंदर। अब जैसे ही आप ये आ जाए ना, बाकी पढ़ेंगे तो बाद में, पहले एक बार वीडियो को पॉज करो, एटलस खोलो और उसमें देखो ब्रुनेई कहाँ है, सिंगापुर कहाँ है, और दोनों किस रीजन का हिस्सा है, ठीक है। तो ये जरूरी है ऐसे देखना। तो जैसे आप यूँ देखोगे, ऐसे यूँ ऐसे देखोगे तो इसमें क्या आएगा, जैसे अपन यूँ जैसे ऐसे देखते हैं, ऐसे ऐसे यूँ चलता है, तो ये तो हो गया अपने इंडोनेशिया, यूँ चलते हैं अपन, तो ये अपने इंडोनेशिया। फिर इधर आपको इधर प्लेटो दिखेगा, मतलब आइलैंड दिखेगा इधर, तो इधर है अपने ब्रुनेई, ठीक है, बंदर श्री बागवान ऐसे, ठीक है। और इसी के साथ में आप वो तिमोर लिस्ते देखोगे तो वो यहाँ पे, अभी राष्ट्रपति की विजिट पढ़ेंगे, तिमोर लिस्ते इधर, नीचे ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा इधर, है ना। तो ऐसे देखा करो ये सारी चीज़ें, क्योंकि आसियान जब पढ़ेंगे तब आसियान में भी आए थे MTM SBI और फिर अपने LCV, ठीक है। तो पीएम मोदी की विजिट है अपने ब्रुनेई और सिंगापुर। ब्रुनेई की राजधानी अपन ने देख ली बंदर श्री बागवान, लोकेशन देख ली ऐसे उठा के ऊपर, सुलावेसी ऊपर। और मेन यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है ये है वावासन विजन, वावासन, ठीक है, वावासन, ठीक है। तो देखो ये ब्रुनेई है ना, ब्रुनेई, तो ब्रुनेई वावा है ना, वावा में इसको आप कर लो बंदर, तो वावा अपन बोलते हैं, वावा वावा बंदर की तरह उछल रहा है, वावा, ये बंदर श्री बागवान, मतलब ये इसके विजन से जुड़ा हुआ। अभी आप याद करो जब अपन क्वाड पढ़ रहे थे तो एक वर्ड आया था मैत्री, वो विजन इंडिया का था, किससे जुड़ा हुआ था, क्वाड से जुड़ा हुआ है ऐसे। तो वावा विजन किससे जुड़ा हुआ है, ब्रुनेई की सुल्तान, भी सबका दिमाग चलता है ऐसे थोड़ी है, अपने प्रधानमंत्री का ही चलता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना दे, ऐसे ब्रुनेई के सुल्तान का भी चलता है, ठीक है। ब्रुनेई सुल्तान का विजन है वावासन, तो वह वावा बराबर ब्रुनेई, बंदर श्री बागवान ऐसे। सिंगापुर के साथ अपनी इस पे काम चल रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप CSP पे। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आता है यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सी, है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये यूएन क्लॉज। और लास्ट है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, सिंगापुर से अपन प्रेरित हो रहे हैं। जब ये न्यूज़ में अपन ने देखा था तो प्रधानमंत्री देख रहे थे हाथ में उठा के वहाँ सिंगापुर में सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो नोएडा के अंदर अपन ने इसका समिट आयोजित करी थी, सेमकॉन, सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस, नोएडा के अंदर सेमिनार, ये लिखा हो ना आगे सेमिनार, प्लांट नहीं है, प्लांट तो कहाँ है, अहमदाबाद और मोरीगांव अपने आसाम के अंदर सेमिनार आयोजित करी थी सेमकॉम करके। यहाँ तो ये था कि आयोजित करेंगे तुम आना, फिर अपन पढ़ी होगी आगे कहीं यहाँ और आ जाएगी, फिर जब ये हुई तो ये अपन देख रहे हैं ये हुई, नोएडा के अंदर हुई थी सेमिनार, सिंगापुर के सहयोग से, अमेरिका का भी सहयोग था इसमें।
ठीक है। और ये यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी, LOS क्या है, लॉज ऑफ सी। देखो ये क्या है, इसमें आप आगे लिख लो साउथ चाइना सी। आज अपन देखते हैं कि साउथ चाइना सी के अंदर चाइना मान नहीं रहा है, रोज कुछ न कुछ करता है, देखते हैं ना अपन। तो ये फिर कोई देश इसके ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकता क्या? तो ये कोई देश समुद्र में अपनी सीमा से आगे नहीं जाएगा, ये कौन बोलता है? ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी बोलता है। यूनाइटेड नेशन है, यूएन का बनाया हुआ ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन का मतलब है कि ऐसी ये एक परिपाटी है जो आमतौर पर सभी मानते हैं। कन्वेंशन का मतलब ये होता है कि सभी मानते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये सबसे बड़ी जो संस्थान है उसका हुक्म है। तो जब बोलते हैं ना, कोई बड़ा आके बोलता है चुपचाप बैठ जाओ, तो अपन चुपचाप बैठ जाते। क्यों? क्योंकि ये परंपरा है कि किसी ने मना किया तो, बड़े ने मना किया तो अपन चुपचाप बैठ जाएंगे। अब लेकिन लेना देना क्या है, चाइना को अपन बोलते हैं कि तुम क्यों नहीं मानते रहे यूएन क्लॉज ऑफ सी, कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी, क्यों नहीं मानते? तो चाइना ये बोलता है चलो ठीक है, मेरे को तुम बोलते हो, लेकिन ये भी तो नहीं मानता, अमेरिका भी नहीं मानता यूएन क्लॉज को। वो भी जैसे कैरिबियन सी के अंदर खास तौर पर जैसे क्यूबा का बहुत ज़्यादा अतिक्रमण करता है। तो चाइना बोलता है कि जब तुम मेरे को तो बहुत दिख जाता है, तुम साउथ चाइना सी के अंदर उपद्रव मचा रहे हो। अमेरिका जो कैरिबियन सागर में मचाता है, क्यूबा को इतने साल तक परेशान कर रखा है, वो क्या है कि नहीं है? तो फिर इसलिए आज चाइना की इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो साउथ चाइना सी के अंदर यूएन क्लोज का उल्लंघन करके और वहां पे दादागिरी मचा रही है कि मैं तो आज आया हूँ साउथ चाइना सी में। क्यूबा में तो पता नहीं अमेरिका ने फिडेल कैस्ट्रो को पता नहीं कितनी बार मारने का उसको प्रयास किया, कैरिबियन सी के अंदर ऐसे। तो चाइना का ये कहना है जब तुम नहीं मानते तो मैं भी नहीं मानूंगा। मेरे को मनाना है, अगर ये मनवानी है ना कि चाइना माने, तो पहले खुद मानो, उसके बाद में मानेगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी। मतलब ये वो सिद्धांत हैं जो सी के जो नियम है उनको गवर्न करते हैं। तो कहीं भी अपन जैसे साउथ चाइना सी लिखे मेंस के अंदर, तो यूएन क्लॉज आना चाहिए। ये वही है, इसी का अमेरिका के द्वारा जो उल्लंघन है चाइना को शक्ति देता है कि मैं भी साउथ चाइना सी के अंदर अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अनदेखी करूं। ऐसे समझ गए? ये है अपना जो अपन ने पढ़ा कि बस ब्रुनेई और सिंगापुर विजिट, को ज़्यादा है नहीं। फिर नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं भारत चीन सीमा विवाद हल हेतु। ये पहले भी अपन जैसे देख चुके हैं कि कूटनीतिक स्तर के ऊपर चल रही। कूटनीतिक क्या होता है? देखो दो तरह के प्रयास होते हैं अगर कोई चीज़ बिगड़ जाए तो। एक तो होते हैं सिविल प्रयास और एक होते हैं मिलिट्री प्रयास। मिलिट्री बैठ के बात करेगी, तो ये सिविल प्रयास है कूटनीति, डिप्लोमेटिक स्तर के। सिविल का मतलब डिप्लोमेटिक। तो इसमें ज्वाइंट स्तर की वार्ता होती है। पिछले वाली दर्पण में भी अपन ने देखा था, या इसमें नेशनल में आया था, ज्वाइंट सेक्रेटरी है ना, ज्वाइंट सेक्रेटरी अपने जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसका ज्वाइंट सेक्रेटरी दोनों तरफ से आते हैं और बैठ के बात करते हैं। तो यही है WMCC, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन, परामर्श और समन्वय के लिए। इसका 31वां दौर था, ये नहीं। तो चाइना के तहत अभी दो तरह की वार्ता चल रही है। एक तो ये अपने डिप्लोमेटिक स्तर पे जिसको WMCC बोलते हैं, वर्किंग मैकेनिज्म ऑन कंसल्टेशन कोऑर्डिनेशन, और एक अपने कोर कमांडर स्तर की जिसमें मिलिट्री लेवल के अधिकारी बैठ के बात करते हैं। ओके। तीसरा अपन चौथी नेक्स्ट जो न्यूज़ के अंदर काफ़ी अच्छी है वो है इंडस वाटर ट्रीटी, है ना। ये काफ़ी न्यूज़ के अंदर रहती है, अपने को पता होनी चाहिए। सिंधु जल समझौता अभी न्यूज़ में क्यों रहा है? इसके पुनर्मूल्यांकन के लिए भारत द्वारा पाकिस्तान को नोटिस दिया गया है। ठीक है, भारत ने ये बोला है कि अब जैसे भारत की ज़रूरतें थोड़ी ज़्यादा है, 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है, तो अभी जो पहले मेरे को भारत जो रियायत मिली हुई थी उस रियायत को भारत और बढ़ाना चाहता है। तो तुम्हारे इस संदर्भ में क्या विचार है ना। तो ये पुनर्मूल्यांकन के लिए भी भारत ने पाकिस्तान को नोटिस दिया। तो देखो ये क्या है, इंडस वाटर ट्रीटी पहले तो है कब की मुझे बता दो, किस वर्ष की है? 1960। ठीक है, सबसे बेसिक क्वेश्चन तो इसका यही आता है कि किस साल के अंदर वो साइन हुई थी, किस साल में हुई थी इंडस वाटर ट्रीटी? 1960 के अंदर। अब ये याद कैसे रहेगी? देखो ये अपन देख रहे हैं ये जीरो क्या है? ये पानी का स्विमिंग पूल है। तो जीरो से अपन पानी मतलब वाटर ट्रीटी आ गया, तो ये 1960। समझ गया? ऐसे है ये भाई। अपन जैसे कुआं भी देखते हैं, वो पानी देखा ना उसके अंदर, तो कुआं जीरो ही तो दिखाई देता है अपने को। कभी देखा कोई चौकोर कुआं, बोरिंग देखी कोई चौकोर ऐसे? तो अपन को वो जीरो वाटर दिखाई देगा कुआं, तो क्या हो गया? इंडस है, इसके अंदर क्या है? वाटर। समझ गए थी चीज? पहली चीज तो ये कुआं बना लो इसको अपने को, वेल। इंडस वाटर ट्रीटी, वेल, कुआं, गोल, बोरिंग। ठीक, पहली चीज तो ये है। अब देखो इसमें क्या हो जाता है, पहले से एक बार अपन इसको थोड़ा सा मैं पढ़ा देता हूँ, आप लोग फिर इसको जान लेंगे। एक बार इसको पढ़ लो। देखो क्या है, इंडस वाटर ट्रीटी IWT,
ठीक है, इसको एक बार रीडिंग लगा लो। आओ, तो इंडस वाटर ट्रीटी सबसे पहले अपन देखते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान है। तीसरा देश कोई नहीं है इसके अंदर। जैसे आता कावेरी जल समझौते में कौन कौन सा है, तो उसमें अलग अलग है, उसमें मोटे मोटे तो दिखते ही अपन को कर्नाटका है, तमिलनाडु, लेकिन जैसे अपन देखते हैं कि उसमें केरला का भी इन्वॉल्वमेंट और पौंडीचेरी का भी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ इंडिया और पाकिस्तान के अलावा कोई नहीं है, ना चाइना है ना अफगानिस्तान है। अरेंज्ड एंड नेगोशिएटेड बाय वर्ल्ड बैंक, किसकी मध्यस्थता से हुई है, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से हुई। कब हुई थी सर, 1960 के अंदर हुई थी, ठीक है। टू यूज द वाटर अवेलेबल इन इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, सिंधु व उसकी सहायक नदियाँ, ठीक है। तो सिंधु व सहायक नदियाँ, सिंधु की जो सहायक नदियाँ अपन देखते हैं वो टोटल है कितनी, 5, कितनी है 5, है ना। एक तो मेन इंडस है और फिर 5, तो टोटल नदियाँ होगी 6। तो 6 नदियों के जल बंटवारे के ऊपर ये काम करता है, ठीक है। 6 नदियाँ, 3 भारत के पास है, 3 इसके पास है। तो सिंधु जल समझौते में का संबंध निम्न में से कितनी नदियों से है, तो कितनी नदियों से, 6 से है। तो बार बार अपन भी पढ़ ही रहे थे 1960 पढ़ नहीं पढ़ रहे क्या, 1960 पढ़ रहे हैं ना। तो 0 तो हो गया पानी, वेल, और ये 6 हो गया कि 6 नदियों से संबंध है इसका, 5 से नहीं है, 6 से है, ठीक है। तो 3 तेरे पास है, 3 मेरे पास है। तो सर फिर 5 कैसे आता है, अरे वो सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ हैं। तो एक तो सिंधु हो गई और उसकी सहायक नदियाँ कितनी है, 5 हैं। तो सिंधु की सहायक नदियाँ हैं 5, ये पाँचों की पाँचों भारत में से होकर बहती हैं, और इसलिए ये जिस 5 को अपन बोलते हैं पंज, है ना, और पानी को बोलते हैं अपन आब। तो ये पंजाब से होकर बहती है पाँचों, ठीक है ना। तो इसलिए पंजाब को अपन क्या बोल देते हैं, 5 नदियों वाला प्लेस पंजाब। इन दोनों का अपन संधि करेंगे तो पंज प्लस आब बन जाता पंजाब। पंज तो 5 और आब मतलब पानी, आबो हवा बोलते हैं अपन, आबो हवा खराब है तो आबो तो मतलब पानी, और हवा हवा है, हवा हवाई, ऐसे, ठीक है। तो पंजाब, तो ये 5 नदियाँ, जैसे आप बोलोगे सर भारत वाले से तो 3 ही है, रावी, व्यास और सतलज। झेलम तो है नहीं पंजाब में, अरे अपने तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान वाले पंजाब में तो है ना, सिंधु भी है और चिनाब भी है वहाँ। तो 47 से पहले तो कोई अलग अलग थोड़ी थे, भाई भाई थे, और TTMM तू तेरे में मेरे, तो 47 में हुआ ये। तो पंजाब ऐसे 5 नदियों का प्लेस, तो 1 + 5 टोटल नदियाँ 6। अब इसके अंदर ये आया, उस समय अपने भारत की तरफ से थे जवाहरलाल नेहरू, 1960 की बात है ये, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, और उधर थे अपने फील्ड मार्शल अयूब खां, याद रख लो ये नाम। तो भारत और साइन हुए तो कौन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू और अयूब खां, ठीक है। फील्ड मार्शल को इंपॉर्टेंट नहीं, अयूब है, याद रख लो अपने, तो अयूब। अब क्या आता है, अब इसमें आपने पढ़ा तो आपने देखा कि ये 3 नदियाँ तो ईस्टर्न है और 3 वेस्टर्न है, आ रहा है ना, 3 ईस्टर्न एंड 3 वेस्टर्न, तो 3 और 3 6 होगी ना, ठीक है। अब जो 3 ईस्टर्न रिवर्स हैं उनका कंट्रोल तो है अपने इंडिया के पास, और 3 जो वेस्टर्न है उनका कंट्रोल है अपने पास, किसके पास, पाकिस्तान के पास। तो ईस्ट और वेस्ट समझे। अब देखो ये ईस्ट और वेस्ट आपको जैसे कैसे समझ में आएगा, इसको एक चीज़ आप जैसे देखो जैसे कभी भी मैंने बताया कि ईस्ट और वेस्ट अपने को समझना हो तो अपन तो क्या करेंगे, ये प्लस बनाएंगे, सर ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये रहा ईस्ट और ये रहा वेस्ट, ऐसे बनाते हैं अपन, ठीक है। अब ये नदियाँ अपन ने बनी, अब इसको बनाते हैं अपन जैसे नदियों को। देखो जैसे ये बनी अपनी सिंधु, ठीक है, ये है अपने झेलम, ये है चिनाब, ठीक है, चिनाब आगे, फिर ये है अपने रावी, ठीक है, फिर इधर ये व्यास, ये है सतलज, ठीक है, और फिर ये आके इसमें मिल जाती है, फिर ये पंचनद बन के और ये आगे गया और फिर सिंधु नदी कहलाती है। ये इसकी ये पूरी द्रोणी है, बेसिन है, सिंधु उसकी सहायक नदी होगी, ये इंडस है। अब जैसे ये हो गया ना, ये सिस्टम अपन ने पढ़ा। अब इसमें ये समझ में कैसे आएगा कि सर ये किधर क्या है, ईस्टर्न और वेस्टर्न। तो देखो अपने क्या करना है, अपने यहाँ पे जैसे जो है ये इस जगह ये प्लस बनाओ, ये बीच में दोनों के, मतलब ये तो है अपने चिनाब और ये सतलज। इधर अपन ने ईस्ट बनाया तो ये ईस्ट वाली आ गई ये भारत के पास, और इधर अपन ने वेस्ट बनाया, वेस्ट वाली चली गई किसके पास, ऊपर वाली किसके पास चली गई, पाकिस्तान के पास। तो ये ईस्ट और वेस्ट ऐसे है, समझ गए। तो प्लस कहाँ बनाना है, प्लस अपन को बीच में बनाना है, मतलब जहाँ आज अपन पंजाब में जैसे जो अमृतसर जो क्षेत्र देखते हैं इधर ऐसे, ये वहाँ पे प्लस बनाना है ये लोगों। तो नीचे वाली जैसे जो है वो भारत के पास है, ऊपर वाली जो है वेस्टर्न वो किसके पास है, पाकिस्तान के पास। लेकिन इसमें नीचे और ऊपर में नॉर्थ साउथ वर्ड यूज नहीं होता। देखो ये क्वेश्चन आता है ना, तो ये ईस्ट एंड वेस्ट के अंदर ही उलझा देता है स्टूडेंट को। क्या करता है एग्जामिनर, दी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखता है आपने क्या, रावी, व्यास और सतलज हैव बीन गिवन टू इंडिया। तो यहाँ तक सही है, रावी, व्यास, सतलज गिवन टू इंडिया, यहाँ तक बिल्कुल सही है, लेकिन उसने उनको वेस्ट लिख दिया। वो वेस्ट नहीं है, वो कौन सी है, वो ईस्टर्न है ना। तो ये याद कैसे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ बीच में प्लस बनाना है। कहने का मतलब चिनाब और सतलज के बीच में प्लस बनाना, अपने को प्लस बना दोगे और फिर अपना काम हो गया, निकल गया।
अब देख लो, प्लस बनाने के बाद देखो पढ़ो क्या है इसके अंदर, क्या लिखा हुआ है। ये देखो जो मैंने पहले पढ़ा था वही है। द ट्रीटी गिव्स कंट्रोल ओवर द वाटर ऑफ 3 ईस्टर्न रिवर्स रावी, व्यास एंड सतलज टू इंडिया। ये आ गई ईस्टर्न, ईस्ट इधर ही तो अपने, ये आ गई। वेस्टर्न द इंडस क्या, वाइल द कंट्रोल ओवर द वाटर ऑफ द 3 वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम एंड चिनाब गिवन टू पाकिस्तान। ऊपर वाली, ऊपर नीचे से आदमी क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है वेस्टर्न एंड ईस्टर्न। समझ गए, ये चीज है। फिर इंडिया को टोटल, इंडिया गॉट अबाउट 30% ऑफ द टोटल वाटर कैरिड बाय द इंडस रिवर सिस्टम लोकेटेड इंडिया, वाइल पाकिस्तान गॉट रिमेनिंग 70%, है ना। तो मतलब ज्यादातर जो पानी है वो दो नदियों के अंदर सबसे ज्यादा पानी है इसमें, या तो इंडस के अंदर है या चिनाब के। तो ज्यादातर वो पानी अपने पाकिस्तान के पास है, भारत के पास 30% है। ज्यादातर पानी अपन यूँ सतलज का ही कर पाते हैं, ठीक है। फिर मैंने जम्मू कश्मीर आपको जब पढ़ाया था वेटलैंड के अंदर, तो मैंने वहाँ जैसे परियोजनाएं बताई थी, जैसे बगलीहर परियोजना थी, ठीक है। तो वो देखो वो कौन कौन सी नदियों पर, ज़्यादातर जो है वो अपने आपको चिनाब नदी पर मिलेगी, क्योंकि जैसे अपन देखते हैं ऊपर है कश्मीर, नीचे है जम्मू, ठीक है। तो जम्मू है चिनाब नदी के किनारे, श्रीनगर है सतलज नदी, झेलम नदी के किनारे। श्रीनगर ऊपर है, झेलम, सतलज तो बहुत नीचे रह जाती है, तो श्रीनगर तो झेलम नदी के किनारे, तो ऊपर कम है परियोजना है, नीचे मैदान में ज़्यादा है। जम्मू है अपने चिनाब नदी के किनारे, तो ज़्यादातर आपको जो परियोजना है वो चिनाब नदी के किनारे मिलेगी, क्योंकि मैदान में बांध बनाना आसान होता है, ऊपर पहाड़ी, कश्मीर पहाड़ी है, मुश्किल है वहाँ, जम्मू कश्मीर मैदानी। समझ गए ये चीज़, तो ये ईस्ट एंड वेस्ट ध्यान रखना है। अब अपन देखो क्या है, ये मैंने आपकी सहूलियत के लिए यहाँ मैप यहाँ पे अपना लगा हुआ है, ठीक है। ये मैप है, ठीक है। इस मैप के अंदर जैसे क्या है, ये जो अपन 5 रिवर सिस्टम देख रहे थे, ये का ये रिवर सिस्टम इसके अंदर बना हुआ है। लेकिन जब आप इस रिवर सिस्टम को बनाओ ना, तो एक वैज्ञानिक तरीके से बनाना है। देखो ये पहले क्या करना है, देखो पहले तो आप एक बार इसमें देख लो, ये तो है रिवर इंडस, है ना। और पहले जैसे बनानी है अपने को, ये चिनाब, ये ऐसे, ये चिनाब, ये चिनाब यहाँ तक, और इधर अपने को बनानी है सतलज, ये सतलज, ये ऐसे, ठीक है। ये चीज़ है, ठीक। अब देखो इसमें क्या है, इसमें मैं आपको 2 चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ। ये जो पूरा मैप है ना, नदियों के नाम तो अपन को 6 पता ही है, सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियाँ। इस नक्शे के माध्यम से मैं आपको 2 चीज़ें समझाना चाहता हूँ। एक तो क्या है, ये जो अपन 6 नदियाँ देख रहे हैं, इनके बीच में दोआब क्षेत्र है। क्या है, दोआब है। दोआब का मतलब दो का मतलब 2, और आप का मतलब भी आपने बताया सर पंजाब में मतलब 2, और आपका मतलब पानी। तो 2 पानियों के बीच की जो जगह है उसको अपन क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। तो जैसे गंगा यमुना का दोआब है, रायचूर दोआब है, कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में, ऐसे इनके बीच में 5 आपको रंग दिखाई दे रहे हैं। 1 रंग बताता हूँ, 1 2 3 4 और ये 5 रंग दिखाई दे रहे हैं। तो ये 5 दोआब है, यहाँ पे 6 नदियां उनके बीच का, ठीक है। अब देखो ये याद कैसे होगा, पहले तो क्या है, इसको कभी भी आपको दोआब की जैसे प्रैक्टिस करनी हो ना, आप मैं 2 चीजें बताना चाह रहा हूँ। एक तो मैं बताऊंगा आपको दोआब, दूसरा मैं आपको क्या बताऊंगा, अंत क्या, कि किस नदी का अंत कैसे होता है। क्यों है देखो ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि अपन जैसे पढ़ते हैं ना, जैसे बोलते हैं सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां, यूं बोलते हैं ना अपन, तो दिमाग के अंदर क्या आता है कि सर ये तो रही सिंधु और ये रही इसकी 5 सहायक नदियां, 5 इसके अंदर आके मिल रही है। तो आप मुझे एक बार तबीयत से देख के बताओ, क्या 5 नदियां अलग अलग आके सिंधु नदी में मिल रही है क्या? सिंधु नहीं मिल रही। और देख लो कि ये तो है सिंधु नदी, अब क्या 5 अलग अलग आके मिल रही है क्या इसके अंदर? तो क्या हो रहा है फिर कि सर मात्र एक नदी आके मिल रही है इसके अंदर, तो ये इतनी सी, जिसको पंचनद बोलते हैं अपने, पंचनद। तो इसको मतलब फिर सर ये 5 हैं, ये तो एक दूसरे के अंदर मिल रही है, और यही क्वेश्चन आ जाता है फिर। तो यही अपन जैसे देखेंगे सेकंड नंबर जो मैंने बताया था, किस नदी का अंत कैसे होता है, उसमें त्रिशूल बनेगा, अपन बनाएंगे अभी। तो पहले अपन देख लेते हैं दोआब, और उसके बाद अपन देखेंगे क्या अंत कैसे है। तो दोआब का सबसे पहले अपने क्लू ले लो, क्या एसआरसी के अंदर एडमिशन होगा रेट परीक्षा से। ये एसआरसी क्या है, ये श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, ठीक है। कॉमर्स का सबसे जाना माना इंस्टीट्यूट है अपने इंडिया के अंदर, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, डीयू से रिलेटेड है, ठीक है। एसआरसीसी भी बोलते थे तो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, लेकिन हमने तो एसआरसी ध्यान रखना है। और उसमें एडमिशन कैसे है, रीट से है, REET नहीं करना है, केवल रीट ध्यान रखना है अपन को, री और टे, समझ गए। अब देखो जब कभी भी इसका आप सबसे पहले दोआब बना रहे हैं, तो 6 नदियां हैं, तो अपने क्या करना है, नदियों को ऐसे नहीं बनाएंगे जहाँ तक दोआब की बात है। कैसे बनाएंगे सर, फिर अपन ऐसे बनाएंगे 1 2 3 4 5
और ये हो गया 6 नदियां बन गई, 1 2 3 4, भाई 6 ही तो है। अब यहाँ नदियों के नाम अपन लिख देंगे, ये है इंदस, फिर अपने झेलम, फिर है चिनाब, उत्तर से दक्षिण याद होना चाहिए, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो सबसे दक्षिण में कौन सी है? सतलज है। सबसे उत्तर में कौन सी है? सिंधु है। ऐसे तो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, बार बार बोलोगे अपने आप याद हो जाएगा। हो गया। अब दो नदियों के बीच का क्षेत्र वो क्या होता है? वो दोआब होता है। तो सर आपने बताया श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, इसको मैं दूसरे रंग से लिख देता हूँ जो थोड़ी सी अपने को पकड़ बने। ये लिख दिया मैंने सर श्री राम कॉमर्स कॉलेज, ठीक है। और फिर आपने बताया था सर रीट से सिलेक्शन होएगा, री और टे, समझ गए। ये मैंने दो नदियों के बीच का क्षेत्र तो अपन लिखेंगे इसके अंदर, ये लिख दिया। फिर सर अब आता है कि ये है क्या क्या, तो ये जो एस है ना, ये है सिंधु सागर। क्या है? सिंधु सागर, ठीक है। ये जो आर है रचना, ठीक है। ये सी जो है ये है छछ। ये री जो है ना, री, ये है बारी। क्या? बारी। और ये ट है, ये है बिष्ट, बारी और बिष्ट, ठीक है ना। ये मैंने जानबूझ के क्यों नहीं लिखा यहाँ पे बै, क्योंकि बै लिखते तो दोनों के अंदर ही बै, लेकिन रीड से क्या है? बारी, और टे से है बिष्ट। थोड़ा सा क्या दिख नहीं रहा सही? ये देखो, ये तो है सिंधु सागर, ये है रचना, ये है छछ, ये है बारी और ये है बिष्ट, ऐसे, ठीक है। इन नदियों के बीच का क्षेत्र है ये। तो ऐसे अपन इसको रिवीजन करेंगे। अब जैसे रही बात इधर की, तो देखो ये लिखा हुआ, देखो सिंधु सागर, ठीक है। सिंधु और चिनाब के बीच में, झेलम के बीच में, ये ऊपर झेलम है, पहले आ गया सिंधु सागर। फिर आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये पहले तो आ गया एस, फिर आएगा आर, ठीक है। आर रचना है ना, इसने ये गलत लिख दिया इसके अंदर, ये छच और फिर रचना नीचे है, ये रचना ही है, ठीक है ना। ये यूं है, ये सिंधु सागर, रचना और छच, ये छच। एक मिनट तो देखो इसमें, है ना। तो ये सिंधु देखा अपन ने। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं अपने अबू धाबी क्राउन प्रिंस की भारत यात्रा, है ना। इसमें देखो कोई ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो देख देते हैं। एक तो ये CEPA न्यूज़ के अंदर है, इसमें ये कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये अबू धाबी वाला क्या है, जब अपन एक आर्थिक में आएगा, भारत में जो सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आती है ना, वो UAE से आती है। भाई बाहर के लोग NRI वो पैसे भेजते हैं भारत में, तो सबसे ज़्यादा रेमिटेंस जो भारत में आती है वो UAE से आती है। इसलिए ये UAE अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो इससे फॉरेन एक्सचेंज अपने पास आता है, रेमिटेंस भुगतान वहाँ से भेजते हैं ना, और इससे फॉरेन एक्सचेंज अपना बढ़ता है, इसलिए इसका महत्व UAE का। बायलेटरल ट्रीटी है अपनी, बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। मॉडर्न टेक्निक, मतलब इसको कटिंग एज टेक्नोलॉजी बोलते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को वो लेते हैं। और बियॉन्ड CEPA, भाई CEPA तो पुराना हो गया, 2000 मतलब अपने 7-8 से ये है। अब अपन बियॉन्ड CEPA जा रहे हैं, तो उसमें क्या है? इनोवेशन एंड फ्यूचर रेडी इकोनॉमी, ये मतलब फ्यूचर के लिए तैयार है अर्थव्यवस्था, उनकी तरफ अपन धीरे धीरे जा रहे हैं, है ना। फिर ये अपने ये मैप लगा हुआ UAE का, UAE और उसके पड़ोसियों का, तो उसको आप जैसे देखो, ये जितना भी अपन को वाइट दिख रहा है, दिस इज UAE, ठीक है। अपन ऊपर इसका सबसे निकटतम पड़ोसी देखें वो है कतर, ठीक है। इसके ऊपर अपन जाएंगे तो ये आएगा कुवैत, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और बीच में है ये अपने बहरीन। तो ये उत्तर से दक्षिण अपने क्रम में जताना चाहिए। इसको अपन KBC KB और C की जगह अपन कर देंगे KBC के क्वेश्चंस, ये ऐसे हैं ये। तो K से है कुवैत, है ना, B से है बहरीन, और Q से है कतर की राजधानी दोहा, WTO जुड़ा हुआ, और फिर नीचे आ जाता है अपना ये UAE। तो पहले तो इनका ये सीक्वेंस ध्यान रखो। इधर ये जो है ना अपने पर्शियन गल्फ की तरफ, जैसे अपन देखते हैं पर्शियन गल्फ की तरफ, जैसे इधर है ये पर्शियन गल्फ, रेड सी तो इधर पीछे आएगा, ये सामने की तरफ है पर्शियन पर, ये दिखाओ ईरान की खाड़ी, पर्शिया की खाड़ी, ईरान इधर ऊपर ईरान है, ये है ना। तो ये कुवैत, बहरीन और कतर, और फिर UAE। अब ये UAE का अपन ये पूरा मैप ये देख रहे हैं। अब UAE का मतलब होता है यूनाइटेड अरब अमीरात, अमीरात का मतलब होता है ये मान लो शहर। तो इसके अंदर ये कुछ शहरों का समूह का रूप है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, USSR है, ऐसे। तो ये यूनियन है, इसमें कितने अमीरात हैं? इसमें 7 अमीरात हैं। अमीरात का मतलब है शहर, ठीक है, 7 अमीरात 7 शहर, ठीक है, ये 7 इसके अंदर है। अब
इसमें आप जैसे क्षेत्रफल के हिसाब से देखोगे तो ये देखो, ये जो अमीरात में फोटो बना रहा हूँ, ये अमीरात है अपना कौन सा, जिसका नाम है क्या, आबू धाबी। ए से एप्पल शुरू होती है, आबू धाबी। तो आप मुझे बताओ, ये क्षेत्रफल और ये बाकी 6 ही है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा अमीरात कौन सा है, आबू धाबी, और पूरा डेजर्ट है ये, ठीक है, ऐसे। और यहीं पे जैसे डी से डेजर्ट और लिखा हुआ IIT दिल्ली, करेगा ना, तो IIT दिल्ली ने अपना कैंपस खोला है यहाँ पे। और IIT मद्रास का कहाँ है, तनाव दे रहा था जो मद्रास, तंजानिया में। और एक मैंने बताया इंडिया में आके बनाया, वो कौन सी यूनिवर्सिटी है, साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी आ रही UK की, इंडिया में बनाया गुरुग्राम में, ऐसे, ठीक है। तो ये आबू धाबी। फिर इसमें दूसरे जैसे आप देखोगे तो ये नेक्स्ट दुबई, अपन देखते हैं पाम आइलैंड, ये दिख रहा है इधर, ये बना हुआ, ये पाम आइलैंड है, वो दोनों ये पाम आइलैंड, ठीक है, बुर्ज खलीफा सब यही है, तो दुबई, ठीक है। फिर तीसरा आता है शारजा, क्रिकेट मैच सबसे फेमस है यही है, तो तीन में याद रखना अपन को। तो आबू धाबी दुबई, ऐसे याद रखो, धाबी दुबई है ना, आबू धाबी दुबई एंड शारजा, 3 तो ये हो गए। फिर उसके बाद आता है अजमान, AJMAN अजमान। फिर ये क्यू से है कुवैन, और ये जो है ना RAK, ये राकेश ने लिखा हुआ RAK है, ये है रसूल खैमा। तो आप तो रस से याद रख लो, बस रस, एक वर्ड याद रखना है ना, यहाँ याद रखना धापी, आबू धाबी दुबई शारजा। फिर है अजमान, कुवैन और रसूल खैमा, रस याद रखना, RAK लिखा हुआ ना राकेश, तो रस याद रख लो। और इधर है ये अपने फुरजाह, क्या है, फुरजाह, ये है ना, ऐसे ही अपन को ध्यान में रहनी चाहिए। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है जैसे इसमें, तो ये अपन को ध्यान रही फुरजा। और इसमें जो है ना ये 7 हैं, ये सातों के साथ अपन को याद ध्यान रखो, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी आबू धाबी है, और राजधानी जो है ये दुबई है, और पॉपुलेशन जो है सबसे ज़्यादा इसी की है पॉपुलेशन, दुबई। भैया डेजर्ट है आबू धाबी, तो इसमें नहीं है ऐसा। अब आप जैसे ये देखोगे ना, तो देखो ये तो है पर्शियन गल्फ ये, और इधर जैसे ये ओमान आ जाता है, और इधर अपने इंडियन ओशन मतलब अरेबियन ओशन चालू हो जाता है, अरेबियन सी। तो देखो इनको आप एक बार गौर से देखो, और इनमें एक ऐसा है जिसकी सीमा पर्शियन गल्फ से नहीं लगती है, मतलब ऊपर की तरफ उसकी सीमा नहीं लगती है, वो सारा इधर नीचे ये अरेबियन सागर की तरफ। वो कौन सा है भाई, इसमें टोटल 7 हैं, 7 में से 6 ऐसे हैं जो कि पर्शियन गल्फ को छूते हैं, सिर्फ एक ऐसा है जो पर्शियन गल्फ को नहीं छूता है, फारस की खाड़ी को, फुरजा। ये देखो ये फुरजा, ये इधर, ये नीचे, समझ लो चीज को, ये बाकी सारे पर्शियन गल्फ को छूते हैं। देख लो आबू धाबी है, दुबई है, शारजा देखो यहाँ से छू रहा है पर्शियन गल्फ को, अजमान पूरा है, कुवैन है इधर, और रसूल खैमा है इधर पूरा, फुरजा नीचे है बस, है ना। तो ये इसका ये बेसिक क्वेश्चन है, तो इसमें ऐसे ध्यान रखो। तो यूएई का बस इतना सा था, और मैप पे पूरा ध्यान रखो। फिर नेक्स्ट आता है अपने कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन ये क्या है, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, ठीक है। ये गठन हुआ 2011 के अंदर, सदस्य जो 4 हैं, भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस देखा अपने, दोनों की लोकेशन देखी हुई है, मालदीव 8 डिग्री चैनल अपने देखा। पर्यवेक्षक है इसके अंदर सेशेल्स, चश्मा देखा था अपने, चागोस, सेशेल्स, और माँ से क्या था, मॉरिशस, चागोस दिया मॉरिशस को। उद्देश्य समुद्र सुरक्षा, आपदा राहत, संयुक्त अभ्यास, कौशल विकास, और सागर ये बार बार चलता है क्या, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये अपन कई बार देख ही चुके हैं ऐसे, ठीक है। ये कोलंबो परियोजना है अपने। तो मेन तो क्या है कि इंडियन ओशियन रिम पे जो देश है उनका ये संगठन है, टोटल 4 हैं इसके अंदर, तो 2 तो बड़े बड़े हो गए, भारत और श्रीलंका, और 2 इधर छोटे छोटे हैं, छोटे भैया, मॉरिशस, और उसके ऊपर दूसरा कौन सा है, मॉरिशस के जस्ट ऊपर सेशेल्स, सॉरी 4 तो 2 तो बड़े हो गए, भारत और श्रीलंका, और फिर अपन श्रीलंका से इधर आए तो पहले मालदीव, और मालदीव से फिर आगे आएंगे तो मॉरिशस, ऐसे। सेशेल्स नहीं है सॉरी इसके अंदर, सेशेल्स तो मैंने अभी बता दिया था, मतलब ये भारत जैसे अपन देखते बड़ा, भारत के बाद श्रीलंका, श्रीलंका के बाद मालदीव, मालदीव के बाद मॉरिशस, दोनों MM में, मालदीव और मॉरिशस। ये है अपने कोलंबस सुरक्षा प्लान, भारत की पहल पे बना हुआ है। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं यागी तूफान। इससे क्या डिस्टर्ब हुआ, जो आसियान सम्मेलन जो होने वाला था ना, वो डिस्टर्ब हुई, उसकी तैयारियां। तो यागी तूफान आया, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, चीन, जो अपन जैसे देखते हैं भाई, ये लाओस, ठीक है ना, नीचे कंबोडिया, इधर अपन देख रहे थे म्यांमार, इधर है चीन, और इधर है वियतनाम। तो ये पूरा जो ऊपर वाला बेल्ट है वो साउथ चाइना सी के बगल में ये डिस्टर्ब हुआ, तो इसे आसियान की जो तैयारी चल रही थी उन पे थोड़ी सी दिक्कत आई थी, बाकी ऐसा कुछ नहीं है।
फिर भारत ने इसमें चलाया ऑपरेशन सद्भावना, काफ़ी इंपॉर्टेंट, भारत की मदद एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत, ठीक है ना, एक्ट ईस्ट, पहले था लुक ईस्ट, अब हो गया एक्ट ईस्ट। तो ऑपरेशन सद्भावना किन देशों में, इधर क्या अपने आसियान देशों में। और तूफान कौन सा है, यागी, है ना, यागी। तो यागी के लिए अपने यज्ञ है ना, यज्ञ के अंदर अपन को क्या रखनी है, सद्भावना रखनी है। यागी को यज्ञ कर दो, सद्भावना कर दो, ऐसे यागी कर दो, योगी कर दो, योगी, योगी के अंदर सद्भावना होनी चाहिए अपनी, ऐसे द्वेष नहीं होना चाहिए योगी के प्रति, यज्ञ के प्रति। तो ऐसे यागी, योगी, सद्भावना, ऑपरेशन सद्भावना। मैं हाँ, सद्भाव, 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 बिल्कुल सही, सद्भाव, सद्भाव वो तो मतलब जवान पे चढ़ जाए इसलिए बता रहा, सद्भावना, सद्भाव, सद्भावना। सद का मतलब है कि दुर्गति नहीं है, दुर्भावना नहीं है, सद्भावना है। तो सद्भावना का सद्भाव, ऐसे विस्तारा का विस्तार, समझ गए। तो ये आसियान से रिलेटेड है, ऑपरेशन सद्भाव और यागी तूफान। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने ये जो है अपने एक अफ्रीकी देशों में खाद्य संकट। तो 3 देश हैं, मलावी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, है ना। तो अपन ने जैसे देखा था 3 देशों में खाद्य संकट आया, भारत ने इसकी मदद करी है। तो इधर जैसे अपन नीचे देखते हैं तो हो गया मलावी, पहले भी अपन ने देखा था। फिर नीचे जाम्बिया है, ऊपर तंजानिया है, इधर तंजानिया और ये जाम्बिया है ना। तो अब अपन देखते देखो ये मलावी आ गया, मलावी झील, जाम्बिया आ गया, और जाम्बिया से थोड़ा सा आगे अपन ऊपर चल जाते हैं ना तो वो जिम्बाब्वे आता है, ऐसे। तो ये 3 अफ्रीकी देशों में खाद्य संकट आया, मदद करी है भारत ने। और खाद्य संकट का जो कारण था वो था ये अल नीनो, ठीक है, अकाल अल नीनो के कारण पड़ा। और ये जो भारत ने सहयोग किया ये साउथ साउथ कोऑपरेशन है, साउथ साउथ कोऑपरेशन का मतलब जो डेवलपिंग देश है उनके मध्य से जो है। और इसका कारण क्या था, अल नीनो। अल नीनो में क्या होता है, समुद्र का जो तापमान जो होता है वो उसके तापमान में वृद्धि हो जाती है, समुद्री सतह के तापमान में। द वार्मिंग फेज ऑफ द ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन, ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन मतलब दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में, जैसे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के जो पैसिफिक ओशन है उसकी सतह के तापमान में वार्मिंग, उसको अपन बोलते हैं अल नीनो। तो उससे क्या होता है कि सतह का तापमान गर्म होता है, पानी का तापमान गर्म होता है, तो तापमान ज़्यादा होता है तो वहाँ कम दबाव का क्षेत्र बनता है और फिर बादल उधर की तरफ आकर्षित होते हैं, ठीक है ना। तो इस वाले में समझो, देखो ये नीचे वाले में ये समझ में आएगा। देखो ये है, ये अपना ट्रॉपिकल आ रहा है, ये तो इक्वेटर है, ये ऊपर ये ट्रॉपिकल हो, ये देखो, ठीक है। तो ये लाल जो दिख रहा है मतलब इसका ये इधर ये ज़्यादा होता है, पेरू के तट पे होता है ये, ठीक है। तो यहाँ का तापमान ज़्यादा हो गया, तो अब इस तापमान ज़्यादा होने से होता क्या, देखो अभी आए जैसे इधर मतलब कैसे सूखा पड़ा। तो जैसे अपन देखते हैं कि पहले अभी यहाँ मेडागास्कर की तरफ से अपने साउथ वेस्टर्न मानसून आता है भारत के अंदर। वो क्यों आता है, क्योंकि इधर ये तिब्बत का पठार गर्म होता है, तिब्बत का पठार तिब्बतन प्लेटू गर्म होता है, तो गर्म होकर हवा ऊपर उठती है, तो हवा ऊपर उठने से यहाँ पर निर्वात पैदा हो जाता है, ठीक है। इधर लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है और इधर हाई प्रेशर बेल्ट होता है ये। तो हवा हमेशा हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती है। जैसे मैं दो आदमी धक्का दे रहे हैं एक दूसरे को, तो जिसमें प्रेशर ज़्यादा है वही तो उसको पीछे धकेल देगा। जैसे इस कमरे के अंदर फॉर एग्जांपल जैसे भी बम विस्फोट हो तो ये दीवारें किधर की तरफ गिरेगी, बाहर की तरफ। क्यों, क्योंकि अंदर प्रेशर ज़्यादा है और बाहर प्रेशर कम है, तो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चीज़ चलती है, ठीक है। तो बादल नॉर्मल फेज में इधर आते हैं क्योंकि इधर लो प्रेशर है, इधर हाई प्रेशर है, क्योंकि यहाँ तापमान ज़्यादा था। लेकिन अब जब ये अल नीनो होता है तो एक दूसरा हीटर और चालू हो गया इधर, अब टेम्परेचर इधर ज़्यादा हो गया तो लो प्रेशर हो गया इधर। तो अब ये जो बादल सरकता था इधर, वो बादल इधर ना जाके किधर आएगा, वो बादल सरकेगा इधर, क्योंकि चुंबक इधर हो गई। पहले ये तिब्बत का पठार चुंबक था, अब चुंबक ये बन गई, तो भारत के अंदर बारिश कम होती है। ऐसे ही जैसे अपन ये देखते हैं मलावी वाले, तो यहीं पे क्या ये जो बादल इधर मेडागास्कर से टकरा के जाते थे इधर मलावी के अंदर। अब लेकिन चूंकि ये तो तब था जब बादल की दिशा ये है सरकने की, अब बादल क्या हुआ मेडागास्कर के नीचे से इधर अपन जैसे देखते हैं कि ये पेरू की तरफ के तट की तरफ सरकते हैं। तो इधर तो आगे सूखा, क्योंकि इधर पहले बारिश होती थी, पहले बादल यूं जाते थे। क्यों, तिब्बत का पठार इनको खींचता था, आज इनको खींच रहा है ये, क्योंकि ये हीटर यहाँ आ गया। तो क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया में इधर सूखा पड़ता था, इधर बाढ़ आने लगी अल नीनो से। भारत के अंदर साउथ वेस्ट मानसून आता था, भारत के अंदर सूखा रहने लग गया। और इधर यहाँ पे कंपेटिवली क्या बारिश नहीं होती थी, यहाँ ज़्यादा बारिश होने लगी। ऐसे क्यों, ये पानी ऐसे जा रहे हैं बादल, भाई बारिश तो बादल ही करेगा ना, तो बादल का मूवमेंट ऐसे हो गया, है ना। तो सीधे सी बात है, ये टेम्परेचर कर देता है लो प्रेशर, और लो प्रेशर के कारण वो बादल उधर सरकते हैं। तो ये तो देख रहे हैं, ये तो हो गया हाई प्रेशर बेल्ट, वो हो गया मतलब टेम्परेचर यहाँ पे कंपेटिवली कम है और वहाँ ज़्यादा है। तो टेम्परेचर और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन होता है, टेम्परेचर ज़्यादा तिब्बत का पठार गर्मियों के अंदर, तो प्रेशर हो गया कम। क्यों हो जाता है, टेम्परेचर जैसे यहाँ अपन कर दें तो हवा गर्म होकर ऊपर उठने लग जाएगी,
तो हवा जब ऊपर होकर चली जाती है ऊपर, तो यहाँ पे निर्वात पैदा हो गया, तो टेम्परेचर ज़्यादा, प्रेशर कम। ये इसका पूरी काम करती है डायनेमिक्स, है ना। तो एल नीनो इस बार जैसे बताया गया, तो मानसून कंपेरेटिवली प्रभावित कम हुआ क्योंकि बाद में उधर एक्टिव हुआ। तो ये सारा इसके अंदर है जो अपन जैसे देखते हैं प्रभावित होने वाले क्षेत्र हैं दिसंबर से फरवरी वाला, और ये डेकेडल ऑसिलेशन है कि 10 साल का इन्होंने स्टैटिक्स बताई एल नीनो कैसे, समझ गए। तो ये कारण था ये मलावी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में अकाल पड़ने का। बाकी भारत ने मदद करी, एल नीनो इसके बहाने अपन ने समझा। श्रीलंका में जो राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं, एक बार है ना इसको आप थोड़ा सा देख लो, मैं आया है ना 10-1 मिनट के अंदर आया, उससे पहले आ जाऊँगा, एक बार इसको देख लेते हैं, फिर इसको फिनिश करके अपन अक्टूबर वाली ले लेते हैं, है ना। अब नेक्स्ट अपन देख लेते हैं श्रीलंका राष्ट्रपति चुनाव। तो सबसे पहले अभी जो जानने वाली बात है, विजेता हुआ ये अनुराग दिशा नाइके, है ना। तो ये दिशा से याद रख लो, अपने दिशा है, दिशाओं में तो श्रीलंका जैसे अपन देखते हैं चारों दिशाओं में पानी ही पानी है, तो अनुराग दिशा नाइके, हर दिशा का नायक है वो, तो दिशा नाइके वामपंथी है, कोई खास बात नहीं। लेकिन यहाँ से अपन वामपंथी से क्या आ जाएगा, चीन की तरफ झुकाव कंपेरेटिवली ज़्यादा है लेफ्टिस्ट होने के कारण, वाम, तो अनुरा है ये, तो इसको अनुराग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे। फिर क्या देखो एक खास बात क्या है इसके दूसरे चरण कि मतदान के दूसरे चरण में विजयी घोषित हुए, है ना। ये पहली बार हुआ है श्रीलंका के इतिहास में, और भारत के इतिहास में भी सेकंड राउंड की जो काउंटिंग हुई है भारत में, वो भी एक ही बार हुई है वीवी गिरी के राष्ट्रपति इलेक्शन के समय। तो वीवी गिरी कैसे याद रहेगा, देखो वी 2 बार काउंटिंग हो गई ना ऐसे। अब 2 बार क्या होती है, जैसे अपन ये जैसे देखते हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव जो होते हैं ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के तहत सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होती है, PRSSTV, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का मतलब क्या है, हर राज्य को अनुपात में सीटें बांटी हुई हैं, मतलब मत मूल्य बांटा हुआ है, ठीक है ना। मत मूल्य जनसंख्या और जितने उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली में सदस्य हैं उसके अनुसार वो मत मूल्य निकलता है। और फिर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, सिंगल ट्रांसफर मतलब बैलेट पेपर से होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का क्या मतलब है कि जैसे ये बैलेट पेपर होता है, ठीक है, इसमें जैसे ये 10 उम्मीदवार हैं, 5 उम्मीदवार हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो ऐसा नहीं है कि अपन जो वोट देते हैं नॉर्मल जो EVM मशीन से दिया जाता है वो नॉर्मल बैलेट होता है, और ये सिंगल ट्रांसफरेबल है। ये ट्रांसफरेबल से मतलब क्या है, जैसे अपन अगर देते हैं लोकसभा विधानसभा में, तो अपन ने एक बटन दबा दिया, केवल एक को ही अपन चुनते हैं, बाकियों को अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें क्या है 5 उम्मीदवार है ना, तो 5 पे आपको वरीयता लगानी पड़ेगी कि मेरी पहली पसंद ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, 5वीं ये है और 6ठी है, तो सब पे वरीयता पड़ी ना। तो अब उसमें क्या होता है, पहले सबकी पहली पसंद गिनी जाएगी कि पहली पसंद कौन है। फिर जैसे मान लिया मिस्टर एक्स सबकी पहली पसंद है, तो क्या सबसे पहले उसको 50% +1 उसको वोट मिल पा रहे हैं क्या, बहुमत में उसको मिला है क्या, नहीं मिला साहब। फिर क्या होता है, फिर बाकी जैसे सबसे कम जिसको मिले हैं उसके वो पहले वाला प्रेफरेंस तो हटा देते क्योंकि पहले वाला तो जीता ही नहीं, फिर उसके बाकी जो वोट है वो सबके अंदर प्रोपोर्शनल तरीके से बांट दिए जाते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं इसको सिंगल ट्रांसफरेबल, कि जो जिसको सबसे कम मिले होते हैं फिर वो ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि वो दौड़ में पहली मत वाला वैसे बाहर हो गया कि इसकी प्रेफरेंस तो आई नहीं। तो ये अपने सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो समझने वाली बात इसके अंदर कैसे क्या होता है उसमें कोई अपने को जाने की जरूरत नहीं है, मतलब बस इतना सा ही है कि इसके तहत चुनाव किसका होता है, तो अपने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव इससे होता है, ठीक है। और आज तक कितनी बार हुआ है, ये हुआ है, सिर्फ एक ही बार हुआ है वीवी गिरी के लिए, और इसमें सबके आगे प्रेफरेंस लगानी है। कोई एक किसी ने खाली छोड़ दिया कि मेरी पसंद नहीं है, तो वो मत पहले वो जो मतपत्र है वही इनवैलिड हो जाए। 6 उम्मीदवार हैं तो 6 का आपको प्रेफरेंस बढ़नी पड़ेगी। सिंगल जो बैलेट होता है उसमें अपन को केवल एक के आगे लगाना होता है, अभी EVM है, इसमें EVM नहीं, ऐसे समझ गए। तो ये चीज़ है, श्रीलंका में पहली बार हुई चारों दिशाओं वाले के लिए, दिशा नायके के लिए। भारत में एक बार हुई है वीवी गिरी के लिए 1969-74, ऐसे, ठीक है। ये चीज़ है, पहले इंदिरा गांधी के कैंडिडेट थे, बाद में नहीं बने, तो इस कारण नहीं हो बताइए। ओके, फिर अपन देखते हैं वहाँ प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रधानमंत्री अपन देखते हैं कौन है, हरिणी, हिरण से याद आएगा हरिणी, तो जैसे भाई महिला है तो हिरण का हरिणी अपन ने कर दिया। अमर सूर्या है ना, हिरिणी अमर सूर्या। खास बात क्या है कि श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री है। याद करो अपन ने जब राष्ट्रीय पढ़ा था तो नाम आया था एक आतिशी, आतिशबाजी नहीं आतिशी, वो दिल्ली की कौन सी महिला CM है, तीसरी। तो मतलब पहले 2 जा चुकी थी, कौन, और
शीला दीक्षित, तीसरी हो गई है अपने। ऐसे ये इसकी श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री है। तो इसका मतलब महिला, हिरिणी याद रख लो अपने, तो हिरण से हिरिणी। पहले दो कौन सी हो गई, श्रीमाव भंडार नायके, और दूसरी है चंद्रिका कुमार गुप्त। कुमार तुंग भी बोलते हैं, चंद्रिका कुमार गुप्त दोनों ही है, ठीक है। तो श्रीमाव भंडार नायके, तो इसमें तो भंडार नायिका याद रखो और इसमें चंद्रिका याद रखो। और श्रीमाव भंडार नायिका के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है क्या, ये विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी नहीं, इंदिरा गांधी तो इसके 6 साल बाद बनेंगी। इसमें नीचे लिख लो, कहीं आप भावुक हो जाओ और उसमें इंदिरा गांधी कर दो। इंदिरा गांधी 1966 में पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी, आई जी। इंदिरा गांधी से 6 साल पहले श्रीमाव भंडार नायके, वर्ल्ड फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। अब देख लो, छोटा सा देश है लेकिन कितनी बड़ी इतिहास की बात इसके पास है। और ये तीसरी है कौन सी, हिरिणी, हिरिणी अमर सूर्या, श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री है। देखो राष्ट्रपति मत कर देना आप, समझ गए, ये चीज है। राष्ट्रपति तो अभी अपन ने यहाँ पढ़ा ना, राष्ट्रपति तो दिशा नायक है और प्रधानमंत्री हिरिणी अमर सूर्या महिला। श्रीमाव भंडार नायके पहली, चंद्रिका कुमार तुंग दूसरी। श्रीमाव भंडार नायके विश्व में पहली 1960, और ये 1994 में बाद में बनी थी चंद्रिका कुमार तुंग। एक तो श्रीमाव भंडार नायके का क्या है कि एक तो सबसे पहली श्रीलंका की है और विश्व की भी है, और फिर दूसरी श्रीलंका में आज तक जितने प्रधानमंत्री हुए उनमें सबसे लंबा कार्यकाल किनका है, श्रीमाव भंडार नायके का ही। 3 बार बनी है, देख लो, ठीक है। और मतलब करीबन 14 से लेकर 15 साल तक इनका टेंडर रहा, 3 बार, एक बार 5 साल का, ऐसे करके सबसे लंबा। तो 3 बार बनी भाई, 3 तो महिलाएं बनी, उनमें अकेले 3 बार बन रही श्रीमाव भंडार नायके, विश्व में सबसे पहली और सबसे लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में, दूसरी चंद्रिका। ऐसे ही अपने को याद रखनी है श्रीलंका की बात। काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश है हरिणी की क्वेश्चन का, इसका कि आए हरिणी वाला क्वेश्चन, क्योंकि अपने आप में इंपॉर्टेंट हो रहा है। देखो आप न्यूज़ पढ़ते ही अपने आप खुद ही अपने आप को लग जाता है कि हाँ यार ये है कि नहीं मोस्ट। अब दूसरा देखो क्या समझना है, जब ये श्रीलंका की कोई बात आए तो मैंने हमेशा बोला कि मैप जैसे देखा करो, उसमें चीज़ें समझने को मिलती हैं। तो देखो ये अपने श्रीलंका का मैप है, कुछ चीज़ें समझने वाली हैं। एक मैंने नीचे क्लू लिखा हुआ है, नीचे कैट और फिर GH। अब ये कैट है ना, बिल्ली, अपन क्या समझना है, देखो ये CAT कैट यूँ, इधर देखो ये CA, ये A है, ये T है। ये क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इधर तो है इंडियन ओशियन, इधर है ये अपने बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ये श्रीलंका की जो राजधानी है कोलंबो, ये किधर की तरफ है मुझे बताओ, इंडियन ओशन की तरफ है। तो सी से कोलंबो है और सी से इधर अपने चेन्नई है, जैसे इधर ये चेन्नई, मतलब ऊपर आएगा तो रामेश्वरम से ऊपर है ये, लेकिन चेन्नई की साइड है, मतलब इधर की तरफ है कोलंबो। तो श्रीलंका का एक कोना ये है, एक कोना ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, पश्चिमी पूर्वी। तो CAT देखो यूँ लिखेंगे, ये CAT कैट यूँ, समझ गए। ये अनुराधापुर बीच में है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चोलों ने बसाया था, राजराज चोल के समय का बसा हुआ ये अनुराधापुर, राजधानी थी उनकी चोलों की। और T है त्रिकोमाली, त्रिकोमाली किधर है, बे ऑफ बंगाल में। ये त्रिकोमाली क्यों है, क्योंकि इधर अपन क्या देखते हैं, इधर भी एक सी आ गया, मतलब ये चाइना के सहयोग से यहाँ पे डेवलप हुआ है त्रिकोमाली। एक तो त्रिकोमाली है, और नीचे अपन देखो पढ़ते हैं ये गाले है लिखा हुआ, ये साइलेंट, इन गाल इसको बोलते हैं। और इधर है ये हम्बन टोटा, GH जो लिखा हुआ ना, GH, ये ABCDEF GHIJK, G7 7वां अल्फाबेट है और 8वां अल्फाबेट H है। तो ये GH ऐसे याद रहेंगे, इधर गाले, इधर हम्बन टोटा है ना। क्योंकि जब भी क्वेश्चन आया था ना UPSC में, तो इस हम्बन टोटा की लोकेशन पूछी थी कहाँ है, ऐसे बिल्कुल नीचे, बिल्कुल डाउन में, नीचे से थोड़ा सा इधर है ये हम्बन टोटा। तो ये भी चाइना डेवलप कर रहा है, जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है उसके तहत ये। तो अपन ने देखा त्रिकोमाली और हम्बन टोटा इधर है, बे ऑफ बंगाल, और कोलंबो जो है ये इधर अपने चेन्नई की तरफ है। तो कई बार ये क्या श्रीलंका के मैप पे लोकेट करने के लिए आ जाते हैं, त्रिकोमाली बताओ, हम्बन टोटा बताओ, कोलंबो बताओ, ऐसे। और ऊपर ये जाफना प्रायद्वीप अपन को दिख ही रहा है, ये ऊपर ये LTT का गढ़ था, पहले भी बताया हुआ मैंने कई बार, ठीक है, LTT। और ये रामेश्वरम इधर अपन को दिख ही रहा है, ये इधर ये दिख रहे हैं धनुषकोंडी है, धनुषकोंडी। ये जो है ये अपने गल्फ ऑफ मन्नार है ही पूरा, गल्फ ऑफ मन्नार। और सेतु समुद्रम परियोजना बताया था 2005 में, ऐसे। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये गल्फ ऑफ मन्नार, बायोस्फीयर रिजर्व, इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है, उसमें 3 है, उनमें ये एक है गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी, ठीक है। तो ऐसे श्रीलंका की जब ये बात आए तो पढ़ा तो अपन ने वैसे क्या, दिशा नायके, अनुराग दिशा नायके, और प्रधानमंत्री के रूप में हिरणी अमर सूर्या। लेकिन साथ में अपन ने प्रधानमंत्री हिरणी देखी, हिरण के साथ कैट देख लिया, कोलंबो, अनुराधा, त्रिलंकापुर, और GH देख लिया
क्या, गाले और हम्बनटोटा। ऐसे ही अपना ये फिर आर्थिक चालू हो जाएगा नवंबर का। ये अपना अंतर्राष्ट्रीय था नवंबर का, जिसमें मोटा मोटा अपन ने क्या देखा, एक बार रिवीजन कर लें 2 मिनट। क्या देखा, एक तो आपने देखा पीएम की अमेरिका विजिट हुई। एक तो क्वाड सम्मेलन था, छठा, क्वाड में 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। जी समिट हुई, यूएनओ की 79 समिट हुई अपने भाई न्यूयॉर्क के अंदर ही होती है। और उसके जो अध्यक्ष थे 79 मीट के, उसका क्या है अपने कि फेल हो गया मैन, क्योंकि उसने कुंजी का प्रयोग किया, तो फेल मैन कुंजी, और ये कैमरे में कैद हो गई। तो कैमरून का ये निवासी 193 सदस्य हैं वर्तमान में, लेटेस्ट 2011 साउदर्न सुडान। और इंडिया जो है इसका ये फाउंडिंग मेंबर है। 5 अपन ने देखा संगठन है, 5 पी मेंबर हैं और 6 भाषाएं हैं जिनमें काम होता है। अलग से जो है वो अपने स्पेनिश और अरेबिक, बाकी 4 भाषाएं सदस्य देशों की। ब्रुनेई और सिंगापुर विजिट हुई। ब्रुनेई का है वावासन, क्या वावासन मिशन या विजन कह सकते हैं अपन। सिंगापुर मदद करेगा अपने को सेमीकंडक्टर्स में खासतौर पे। सीमा विवाद अपने चल ही रहा है 2 स्तर पे, कूटनीतिक और डिप्लोमेट का कोर कमांड है। फिर देखा इंडस वाटर ट्रीटी है 1960 की, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से हुई। और 1960 की वर्ल्ड बैंक से जवाहरलाल नेहरू, राजीव का ऊपर मतलब जो वेस्ट की नदियाँ पाकिस्तान के पास है 3, ऊपर वाली कौन, सिंधु, झेलम और चिनाब। नीचे की 3 भारत के पास हैं, कौन सी, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है, ये हो गया। फिर मैंने आपको इसमें बताया था कि ये अपने कैसे कैसे ये दोआब है, सिंधु सागर है, छच है, रचना है, बारी और बिस्ट है। विलय कैसे होता है, विलय में जैसे अपन ने त्रिशूल बताई है, त्रिशूल है ना, त्रिशूल, एक त्रिशूल तो यूं थी, ये त्रिशूल, एक त्रिशूल तो ये है, ठीक है, ये चिनाब है, ये अपने झेलम, चिनाब और ये रावी। एक वाई अपन ने बताया यूं, ये व्यास है और ये सतलज है, सतलज, ठीक है। एक त्रिशूल फिर आगे बनेगा, ये ऐसे ऊपर से आ रही है इंडस, ठीक है ना, ये इधर आ रही है सतलज और अपने इधर आ रही है इंडस। कहने का मतलब झेलम का विलय होता है चिनाब में, रावी का विलय होता है चिनाब में और फिर चिनाब नाम से आगे बढ़ती है। व्यास का विलय होता है सतलज में, ठीक है, और फिर सतलज नाम से आगे बढ़ती है। फिर आगे आते आते इंडस नदी के अंदर सिर्फ सतलज नदी का विलय होता है और इसको पंचनद भी बोलते हैं या पंचनद प्रदेश भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ सतलज है जो आके सिंधु के अंदर, इंडस के अंदर मिलती है। बाकी पांचों जो शेष जो 4 नदियां वो एक दूसरे में विलुप्त हो जाती हैं और उसमें सिर्फ जिंदा रहती है अपने चिनाब, ठीक है। ऐसे ये सिंधु जल समझौते में अपन ने देखा। आबू धाबी में अपन ने जैसे देखा भाई, विजिट तो है ही प्रिंस की यहाँ पे, लेकिन साथ में देखा कि सबसे जोग्राफिकल बड़ा जो है 7 में से अमीरात में दुबई है, उसके सॉरी आबू धाबी सबसे बड़ा है, दुबई राजधानी है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल आबू धाबी का है, जनसंख्या दुबई की है। तो 7 अपन ने देखे, आबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, कुवैत और रसूल खेमा और फुरजा। फुरजा ऐसा है जो पर्शियन गल्फ की तरफ नहीं, नीचे। फिर कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन देख लिया, 2011 में गठन हुआ, सदस्य देश 4 हैं। तो 3 तो भारत के पड़ोसी हो गए, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव। एक थोड़ा सा दूर हो गया मॉरिशियस, अभी राजा बना है हाल ही में, मतलब कुछ नया मिला है। क्या मिला है, चागोज इसको मिला है, जैसा अपन ने दिसंबर की दर्पण में देखा। पर्यवेक्षक का दर्जा है सेशेल्स को। क्रम मैंने बताया, चश्मा, चागो, से सेशेल्स और माँ से नीचे मॉरिशस। यागी तूफान आया जिससे कि क्या है, अपन ने देखा आसियान देश थोड़ा डिस्टर्ब हुए, लेकिन डिस्टर्ब नहीं होने दिया। भारत ने अपनी सद्भावना दिखाई और ऑपरेशन सद्भाव वहाँ पे भारत सरकार ने चालू कर दिया। आसियान में उनकी आसियान सम्मेलन होने वाला था। अफ्रीका के 3 देशों में खाद्य संकट आया, तीनों पड़ोसी जाम्बिया, मलावी और जिम्बाब्वे। क्रम से बोलो, नीचे जाम्बिया, देन मलावी और देन जिम्बाब्वे। कारण क्या था, अल्निनो। अल्निनो में क्या होता है कि साउदर्न जो पैसिफिक होता है अपने पेरू के कोस्ट का, उसका तापमान बढ़ जाता है, तो जो बारिश के बादल इंडिया की तरफ जाने चाहिए थे वो सड़क के चले जाते हैं अल्निनो की तरफ, इधर पेरू की तरफ, क्योंकि वहाँ तापमान ज़्यादा होता है। जहाँ तापमान ज़्यादा है वहाँ एयर प्रेशर कम है। मलावी में क्या हुआ कि ये जो बादल टकरा के मेडागास्कर से जाते थे मलावी, जाम्बिया मलावी की तरफ, वो नहीं जाके सीधे निकल गए, मेडागास्कर पे टकराए नहीं, तो इधर बारिश नहीं हुई तो भुखमरी हुई, लेकिन भारत ने मदद करी। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव हुआ, राष्ट्रपति बने चारों दिशाओं वाले अनुराग दिशानायक के, वामपंथी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री भी आए हरिणी अमर सूर्या, श्रीलंका की 3री महिला प्रधानमंत्री। पहले 2 श्रीमाओ बंडार नायक और चंद्रिका तो श्रीमाओ बंडार नायक विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी, जो सबसे लंबे समय तक भी श्रीलंका में रही, 3 बार रही प्रधानमंत्री। और चंद्रिका कुमार तो श्रीलंका में अपन ने कैट देखा, कोलंबो, अनुरागापुर और त्रिकोमाली, जीएस, गाले और हम्बनटोटा देखा, ऊपर जाफना प्रायद्वीप देखा, रामेश्वरम देखा, गल्फ ऑफ मन्नार देखा और सेतु समुद्रम परियोजना देखी, ठीक है। ये अपना इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय में था।
ओके, तो ऐसे कि इसके साथ अपना जैसे पूरा जो नवंबर है वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे अक्टूबर।